students of class 8. Warm welcome in my class once again. Now, today in my video, I'll discuss the matters related to the function of the parliament before you. इसके पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से पार्लियामेंट का जो है अस्तित्व में आता है। आज हम उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। फॉलोइंग्स आर द मेन फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, जो मुख्य कार्य है पार्लियामेंट के, उसमें पहले तो हम देखेंगे क्योंकि एग्जीक्यूटिव पर भी ये कंट्रोल रखता है। तो सिलेक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जो संघीय सरकार होती है, केंद्रीय सरकार जो बनती है, उसका सिलेक्शन इसी पार्लियामेंट के द्वारा होता है। जब भी जनरल इलेक्शन होता है तो जो एमपी चुन के आते हैं लोकसभा के, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा द पार्टी which is in majority or the party alliance which is in majority is invited by the president to form the government. Majority party or alliance in Lok Sabha form the government after general election. हालांकि कभी बीच में ऐसा भी होता है कि मिड टर्म इलेक्शन भी हमारे यहाँ हुए हैं, यानी कि जब भी जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद जो सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए 5 साल का जो फुल टर्म होता है, किसी कारणवश चाहे जो कारण फैक्टर जो भी हो, अगर ये पूरी समय तक नहीं चल पाती है और बीच में ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तब जो मिड टर्म इलेक्शन होता है उसका ही फुल टर्म जो है चूंकि 5 ईयर ही होता है, इसलिए वो फुल फ्लेज गवर्नमेंट और फुल टर्म के लिए जो है वो चुनी जाती है। तो इसीलिए जब भी होता है तो फॉर्म करती है जो गवर्नमेंट, वो लोकसभा के फ्लोर पर जिसकी मेजोरिटी होती है उसी की। लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, मेजोरिटी पार्टी के जो भी लीडर हैं, और या है ना कोई अलायंस है तो उस अलायंस का जो लीडर है वही जो है इज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति उसी को नेता चुनते हैं और नेता के रूप में वो पीएम प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री is the head of the government in a parliamentary democracy, जिसे हम जानते हैं। There is the presidential form of the democracy and also the parliamentary form of the democracy. In presidential form of the democracy, the president remains head of the government. और यहाँ जो parliamentary form of the democracy होती है, इसमें प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ऑन हिज एडवाइस, जब प्रधानमंत्री ओथ लेते हैं, उनको इन्वाइट किया जाता है एज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, तो ऑन हिज और हर एडवाइस अदर मेंबर्स ऑफ कैबिनेट इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उनके सलाह पे दूसरे जो कैबिनेट हैं, जो हमारे यहाँ जो कैबिनेट है उसके डिफरेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट पोर्टफोलियो के डिपार्टमेंट के, हालांकि काम जो एलोकेशन का जो होता है प्राइम मिनिस्टर का ही होता है, तो वो अपॉइंट किए जाते हैं। हमारे यहाँ जो कैबिनेट होता है, यूनियन जो कैबिनेट होता है, केंद्रीय जो मंत्री परिषद होता है, यूनियन कैबिनेट रिमेन्स 3 टीयर्ड, ये त्रिस्तरीय होता है ना। द फर्स्ट टीयर द हाईएस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, द सेकेंड वन इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड थर्ड वन इज डिप्टी मिनिस्टर्स। हर हफ्ते सामान्यतया जो जनरल रूटीन है, जब गवर्नमेंट अस्तित्व में होता है तो कैबिनेट की मीटिंग होती है और इस कैबिनेट की मीटिंग में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको प्रेजाइड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। हालांकि जब कभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट में भी किसी को किसी डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो जो दिया जाता है वो इंडिपेंडेंट जो है चार्ज में अगर होता है तो वो भी इस कैबिनेट के मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी सहायता के लिए डिप्टी मिनिस्टर से होते हैं। जिस पार्टी ने, जिस अलायंस ने सरकार बनाया, द पार्टी और अलायंस फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी एंड रेस्ट ऑफ द पार्टी, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे देश में,
तो बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, those are the part of the opposition party, and other parties are called opposition parties. Opposition parties brings out the demerits of the government functions, policies and programs. सामान्यतः विपक्षी दल गवर्नमेंट का अटेंशन इस ओर खींचते हैं कि कहाँ कहाँ उनके प्रोग्राम पॉलिसी में दिखते हैं इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है डिफरेंट जो है प्रोग्राम्स का, या फिर जो है जो कार्यशैली है सरकार की उसमें कहाँ कहाँ कमी है। ये पब्लिक के भी लोगों के माइंड में इस बात को देते हैं थ्रू डिफरेंट डिबेट्स, डिस्कशन, इवन द डिस्कशन गोइंग ऑन इन पार्लियामेंट और इवन है ना व्हेन इट इज नॉट सेशन इन पब्लिक स्पीचेज एंड ऑल्सो जो पॉलिसी और प्रोग्राम होते हैं उसके भी डिमेरिट्स को बताते हैं। इस तरह से इट कीप अवेक एंड अवेयर द पब्लिक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर चूंकि ये काफी जो है इंपॉर्टेंट बॉडी होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, इसके ढेर और ढेर सारे कार्य हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर प्रिजाइड्स द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट के अलावा ही इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्रेजेंटली नीति आयोग। प्रीवियसली देयर वाज प्लानिंग कमीशन, लेकिन अभी जो है ना 16th लोकसभा के दरमियान उस योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया और इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर वर्क्स एज ए कैबिनेट एज ए ब्रिज बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। क्योंकि समूचा कैबिनेट कैबिनेट इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, बट इंडिविजुअली it is any members of the cabinet are responsible for his works functions towards the president. That's why, and the cabinet whatever decision takes, generally prime minister conveys such information if required to president. और president को भी अगर सरकार को कुछ निर्देश देने होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लेने होते हैं, तो सामान्यतया वो प्राइम मिनिस्टर के ही थ्रू इस प्रकार का कार्य किया जाता है। दैट्स व्हाई है ना इट वर्क्स लाइक ए ब्रिज। सामान्य तौर पे जो टेन्योर है जो गवर्नमेंट का इन जनरल 5 ईयर, और जब कभी इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी होती है, यानी कि आर्टिकल 352 के तहत जो इमरजेंसी लगाई जाती है हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी कई अवसरों पर लगी है, तो उन अवसरों पे सामान्यतया 1 साल अगर जरूरत है तो जनरल टर्म से अधिक बढ़ाया जा सकता है, यानी अधिक से अधिक कार्यकाल इन केस ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 6 साल के लिए। अदरवाइज सामान्यतया ये 5 ईयर का है। टोटल लोकसभा, चूँकि लोकसभा तो बहुत बड़ी बॉडी है, हमारी मेन लेजिस्लेटिव बॉडी है ना, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। तो टू रन दिस हाउस going on the proceedings and the different functions in Lok Sabha, there is a speaker, and to help him deputy speaker also. Both these officers among the MPs elected by Lok Sabha. इसके अलावा जो दूसरा कार्य है ना, जो इम्पोर्टेंट कार्य है इसका पार्लियामेंट का, वो अगले स्लाइड में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन, to control, guide and inform the government. पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, उसको गाइड भी करती है जब आवश्यकता हो, और उसको इन्फॉर्म भी करती है। दैट मीन्स राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। व्हाट are the responsibilities of parliament? The cabinet is collectively, सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया आपको पहले कि सामूहिक तौर पे जो मंत्री परिषद होता है वह अपने हर कार्य के लिए लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। The cabinet is collectively responsible to Lok Sabha, although
अगर इंडिविजुअल तक बात है, चूंकि इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट होते हैं, इसलिए ऑल्दो इंडिविजुअली अ मिनिस्टर रिमेन्स रिस्पांसिबल टू द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में जो तरह तरह के प्रोसीडिंग्स होते हैं, उसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट देखें तो क्वेश्चन आवर। ये क्वेश्चन आवर जो है, व्हाट इज क्वेश्चन आवर? तो इट इज द फर्स्ट आवर ऑफ डेली सिटिंग व्हेन सेशन इज गोइंग ऑन। जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो उसकी जो पहली सिटिंग, वो जो पर डे की जो सिटिंग होती है, उसका जो पहला घंटा होता है, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। व्हेन a minister of government individually remains responsible to answer the question put before the parliament। यानी कि पार्लियामेंट में किसी भी सदस्य के द्वारा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है सरकार से, तो यह जवाबदेही होती है सरकार की, और सरकार की तरफ से जो संबंधित रिलेटेड मिनिस्टर होते हैं या उनके अनुपस्थिति में, एब्सेंटी में, जो दूसरे उनके अथॉरिटी होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो, या फिर डिप्टी मिनिस्टर है, जो भी है, वॉट एवर द अथॉरिटी आर ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू आंसर दैट क्वेश्चन आर रिस्पॉन्सिबल टू आंसर द क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन आवर में हमारे देश के प्रतिनिधि, चाहे राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, सरकार से प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछकर वो तरह तरह की जानकारियां लेते हैं। द नेक्स्ट इज जीरो आवर। दिस पीरियड बिगिंस जस्ट आफ्टर द क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर 1 घंटा कैसे समाप्त होता है, जीरो आवर शुरू होता है, और मैटर्स रिलेटेड टू डिफरेंट इंपॉर्टेंट इश्यूज आर रेज्ड बिफोर द Parliament, before the government, and generally during the zero hour, MPs discuss and debate on such issues if required. Thus, it gives the opportunity to exchange the informations related to vital issues between the government and the Parliament. इस तरह से ये जीरो आवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं बोथ हाउस, वो विभिन्न विषयों पर डिस्कशन डिबेट करते हैं, और जरूरत होता तो इसमें वोटिंग भी नौबत आती है। काफ़ी गर्मा गर्म बहस हो सकती है, स्पीकर अगर अलाउ करते हैं तो। इस तरह से जो है गवर्नमेंट और पार्लियामेंट दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, यानी कि एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास करते हैं। एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट है इसी में अगर देखें तो, चूंकि ऐसे तो अधिकतर जितने भी अधिकारी हैं हाईएस्ट ऑफिशियल्स हमारे देश में, तो वो सब के सब प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, हाईएस्ट ऑफिशियल्स, हाईएस्ट ऑफिस होल्डर्स। लेकिन पार्लियामेंट के पास यह राइट है कि उन सारे अधिकारियों को, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एजी, ऑडिटर जनरल, इन सबों को ये डिसमिस भी कर सकता है। इस तरह से यह एग्जीक्यूटिव पर, गवर्नमेंट पर एक कंट्रोल रखता है। इट्स वाइटल एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑल्सो टू कंट्रोल द गवर्नमेंट फाइनेंस। सरकार के जो फाइनेंस है, गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है, उस पर एक कंट्रोल रखता है। कैसे रखता है? तो द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट प्रेजेंट्स द एनुअल अकाउंट ऑफ intended income and expenditure of the government per year in form of budget before Lok Sabha। हर साल बजट के रूप में अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा वित्त मंत्री लोकसभा के पटल पर रखते हैं।
और जब यह पार्लियामेंट में बहस के बाद पास हो जाता है तब जाकर गवर्नमेंट ऑथराइज होती है इस आय और व्यय से संबंधित निर्णय लेने को, उसको इम्प्लीमेंट करने को, यानी गवर्नमेंट को पावर मिल जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल जो पावर जो है उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज करता है गवर्नमेंट, लेकिन पहले इसे पास कराना होता है पार्लियामेंट से। साथ ही हम देखते हैं कि हर साल आवश्यकता के हिसाब से कई प्रकार के टैक्सेज आते हैं, कई टैक्स रिवोक भी कर दिए जाते हैं जरूरत समय के हिसाब से। तो ऑल द प्रपोजल्स ऑफ न्यू टैक्स, all the proposals of new tax laws are also put before Lok Sabha. On the floor of the Lok Sabha, all tax proposals are put. और ताकि लोकसभा की सहमति ली जा सके। जैसा कि बाद में फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से इस मामले में लोकसभा को राज्यसभा से थोड़ा ज़्यादा, यानी कह सकते हैं विशेष अधिकार, मोनोपोली है एक प्रकार से, खास करके फाइनेंस, गवर्नमेंट फाइनेंस पर, वो मनी बिल से संबंधित है। और अगले स्लाइड में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। नाउ द नेक्स्ट, लॉ मेकिंग। अब जानते हैं लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है वो पार्लियामेंट होता है। सो बीइंग लेजिस्लेचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग। नाउ इन शॉर्ट you will know about the law making function of the parliament. It enacts the laws, जो ये कानून बनाते हैं विभिन्न विषयों पर, तो किन किन विषयों पर इनका अधिकार है। What are the jurisdiction of the parliament to enact the laws? तो सबसे पहला जो है related to union list, जो कि separation of powers के सिद्धांत को लागू किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ देयर इज द डिवीजन ऑफ द पावर्स इन फॉर्म ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स which are kept under three lists: union list, a state list, and concurrent list. And rest new subjects which would to come were kept under residuary list. तो जो यूनियन लिस्ट से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं आज के डेट में फिलहाल ये 97 सब्जेक्ट्स हैं, इन सबों पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है। जैसे कुछ जो सब्जेक्ट्स है, डिफेंस है, बैंकिंग है, रेलवे है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के वाइटल इशूज होते हैं उसको यूनियन लिस्ट में रखा गया। इसके अलावा फिर उस लिस्ट के बारे में इसे कंक्रीट लिस्ट कहते हैं। इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लेजिस्लेचर को एम्पावर किया गया है कि इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर वह कानून बना सकें, जिसकी संख्या जो है 47 है। इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर एक्सेट्रा। हालांकि इफ देयर इज अ कन्फ्रंटेशन ऑन द लॉज इनैक्टेड बाय बोथ द यूनियन लेजिस्लेचर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, इन दैट केस द लॉ इनैक्टेड बाय यूनियन लेजिस्लेचर, दैट मीन्स द पार्लियामेंट, विल सुपरसीड। अगर ऐसा होता है कि किसी खास विषय पर, मान लिया जाए कि एजुकेशन पर ही केंद्र सरकार ने कुछ नियम बनाए, यानी कि पार्लियामेंट से नियम पास किए गए, बनाए गए, राज्य सरकार ने भी, खास बिहार राज्य में हमारी सरकार है जो भी है बिहार सरकार, तो यहाँ भी विधानसभा से जो भी हमारा जो लेजिस्लेचर है उससे संबंधित कानून पास किया जाता है। ऐसे दोनों ही कानून अगर एक दूसरे को किसी खास बिंदु पर, किसी खास इशू पर कंट्राडिक्ट करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो उस केस में उस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नियम होगा वही जो है प्रचलन में रहेगा, और स्टेट का जो कानून है जहां तक वो वास्तव में कन्फ्रंट करता है या पूरे के पूरे अगर कन्फ्रंट करता है अगेंस्ट द यूनियन लेजिस्लेचर्स लॉ है, तो वो सबसेट कर जाता है, वो समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जो है रेजिडियरी लिस्ट, रेजिडियरी लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स एक्सपेक्ट किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं के द्वारा जो उस समय उन लोगों को ज्ञात नहीं था, लेकिन सिंस दोज पर्सन्स वेयर जीनियस, वेरी मच फार साइटेड पीपल, दे वर वेरी वेरी मच रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स,
That's why they were aware of that in coming future many more subjects would to come. अब उनके सामने समस्या थी किसके पास जो है वास्तव में इसमें कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। तो जो सबसे द बेस्ट ऑप्शन था, पार्लियामेंट को ही चुना गया, यानी पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया कि जो भी नए सब्जेक्ट भविष्य में हमारे देश के सामने आएंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को होगा। The new subjects which have not been mentioned in the constitution like स्पेस, ओशियोग्राफी, साइबर लॉ जो आज के हैं, इधर ढेर सारे सब्जेक्ट्स उस समय से हमारे देश में प्रचलन में आए हैं और अभी उसका काफी वाइटल इंपॉर्टेंस है। बायोडाइवर्सिटी है, IT एक्ट सब है सारे के सारे, है ना। तो सबके सब जो है ये जुडिशरी लिस्ट के तहत आते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। इसके अलावा इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी, जैसे जब ड्यू टू इंटरनल इंसर्जेंसी और एक्सटर्नल एग्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत घोषित करती है, या किसी खास राज्य में या कुछ राज्यों में ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन पार्टिकुलर स्टेट होता है, तो वहां आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। इन दोनों ही केस में जब तक इमरजेंसी पीरियड होता है तो स्टेट लिस्ट से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को होता है। हालांकि जब स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है अस्तित्व में आफ्टर इलेक्शन, जब इमरजेंसी ओवर होता है, तो फिर वो राज्य सरकार पे डिपेंड करता है कि उन कानूनों को, है ना, समाप्त कर दे, फिर से उससे संबंधित कानून बनाए। ये डिपेंड्स फुल्ली ऑन स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अलावा अगर हम देखें इस तरह से, तो इनका लॉ मेकिंग का जो वास्तव में एब्सोल्यूट जो है राइट, काफी निश्चित तौर पे पार्लियामेंट को काफी अपर एज दिया गया है स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है उसके ऊपर। इसके बाद में अगले चैप्टर में हम विशेष चर्चा करेंगे लॉ मेकिंग से संबंधित। नाउ अब हमको ये देखना है कि सिंस आवर कंट्री इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इन ए डेमोक्रेसी the people really elect the representatives. That means sovereignty rests in people. संप्रभुता जनता में निहित होती है। तो पार्लियामेंट में क्या, हमारे देश में जितनी डाइवर्सिटी है, तो क्या हर सेक्शन के लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर पार्लियामेंट में भेज पाते हैं? जानते हैं कि इस समय हमारा देश आजाद हुआ था तो काफी पिछड़ा था, पॉलिटिकली भी काफी बैकवर्ड था, पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे में हर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा दायित्व था, और इसके लिए दो तरीके अपनाए गए, है ना, थ्रू रिजर्वेशन और नॉमिनेशन। इन दोनों ही तरीकों के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि भारत के लगभग हर मेजर सेक्शन को रीजनेबल ढंग से पार्लियामेंट में स्थान मिल सके, रिप्रेजेंटेशन मिल सके, ताकि रियल मायने में यह पार्लियामेंट भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करे। पीपल इन पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन from all sections of the people has been ascertained either through reservation or nomination. हम जानते हैं SC और ST के लिए रिजर्वेशन का फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जनरल लोकसभा इलेक्शन इन 1951 ही किया गया है और आज तक ये जारी है। SC और ST के लिए रिजर्वेशन दिया गया है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में भी है। तो और चूंकि अब मान लिया जाए अगर हम लोकसभा के पटल पर देखें तो 545 टोटल सीट है, तो उसमें से सिर्फ इलेक्शन जो होते हैं 543 पे होते हैं। 2 सीट जो है वो नॉमिनेटेड जो है रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए है, और वो नॉमिनेटेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज होते हैं,
क्योंकि चूंकि जनसंख्या जिस समय हमारा ये संविधान लागू हुआ था काफी कम थी एंग्लो इंडियंस की, तो माना यह गया था कि ऐसा कंडीशन हो सकता है आए इन फ्यूचर कि कोई भी सदस्य जो है सही इन रीजनेबल नंबर अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं चुना जाता है पार्लियामेंट में, तो क्या होगा, इनका रिप्रेजेंटेशन भी आवश्यक है। दैट्स व्हाई द प्रेसिडेंट was given the right to nominate 2 representatives as MPs in Lok Sabha through nomination। तो इस तरह से हर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्लियामेंट में हो, ये सुनिश्चित किया गया। फिर देखें, हम जानते हैं कि इसे आज हमारा जो समाज है या देश दुनिया की जो स्थितियां हैं, तो सदियों से जो फेयर जेंडर रहे हैं, फेयर जेंडर के साथ सामान्यतः पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल काउंटर पार्ट्स के समान प्रिविलेज और राइट्स नहीं अवेलेबल रहे हैं। लेकिन आज़ादी के बाद जब है ना राइट इक्वलिटी दिया गया, राइट टू फ्रीडम दिया गया, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए, तो उन सभी में महिलाएं भी थी। लेकिन चूँकि इनके बीच में एजुकेशन का स्तर काफ़ी कम था, सामाजिक शैक्षणिक स्थिति काफ़ी कम था, तो इसलिए इन्हें भी उचित रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में मिले, इसकी भी चर्चा होती रही है हमारे लोकसभा में, पार्लियामेंट के पटल पे। अगर देखें इनका रिप्रेजेंटेशन तो 1951 में मेयर 4% था, काफ़ी कम, बहुत कम महिलाएं वास्तव में एक्टिव पॉलिटिक्स में आती हैं, और जो आती है तो उनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम होता है। आज भी अगर हम देखें, है ना, इन 17th लोकसभा 2 इट्स रिप्रेजेंटेशन हैज नॉट बीन इंक्रीज वेरी मच, अबाउट 10% मेयर। इसी कारण 90 के दशक में ही लोकसभा के पटल पर एक जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया। हालांकि उस पर कई प्रकार के लोगों ने विपरीत विचार रखे, यानी कि मैटर ऑफ डिस्कशन और डिबेट कुछ लोगों ने अपोज किया। कुल मिलाकर स्थिति यही है कि अभी ये बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है और पास नहीं किया जा सका है, क्योंकि इसके पीछे इस वुमेन को रिजर्वेशन देने के पीछे उनकी बात जो है ना तर्क ये है कि इन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो अभी 10% है, और कम से कम जो है एक अच्छे खासे जो है पैरामीटर के हिसाब से होने चाहिए थे। प्रोविजन जो है 33% का जो वास्तव में पार्लियामेंट में आया है, लेकिन वो पास नहीं हो सका। हालांकि देखिए, अगर हम जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा जो हमने लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था की है, या तो अर्बन एरिया में या फिर जो रूरल एरिया में, तो वहाँ महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि उनको गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करने का मौका दिया गया है। ठीक बात है कि उन्हें यह रिजर्वेशन के थ्रू दिया गया है। बिहार स्टेट में तो यह 50% तक किया गया। तो एक प्रकार का जो कह सकते हैं कि यह सुनिश्चित किया गया इस प्रकार के प्रोविजन से कि हमारे इस पार्लियामेंट में, यानी जो लेजिस्लेचर है, उसमें हर सेक्शन का प्रतिनिधित्व हो, और जिन महिलाओं का अगर नहीं है तो उसकी भी चर्चा है, उसे छोड़ा नहीं गया है। और भविष्य में शायद इसके ऊपर एक कॉन्सेंसस बन जाने के बाद इससे संबंधित जो है नियम पास होने की संभावना। ये तो सेक्शन वाइज हमने देखा। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि वास्तव में लोगों का, जिसमें वास्तव में संप्रभुता नहीं थे, सोवरेनिटी रेस्ट इन पीपल इन डेमोक्रेसी, तो ये व्हाट हैज बीन द रेस्पॉन्स ऑफ द पीपल इन जनरल इलेक्शन। ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो है हमारे यहाँ, पब्लिक जो है यूजिंग द एडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन डिफरेंट इलेक्शन। तो किस प्रकार से इनका रेस्पॉन्स रहा है, वोटिंग पैटर्न हमारे यहाँ क्या रहा है, अगर उसके संबंध में देखें थोड़ा सा तो गौर करने की बात है, क्योंकि शुरू में हमारे यहाँ जागरूकता कुछ कम थी। तो 1951 में जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें अबाउट 45% जो है पीपल जो है टर्न अप हुए एज वोटर। हालांकि आज के डेट में ये बढ़ते बढ़ते लगभग जो है एवरेज उसके बाद के इलेक्शन में देखें तो अबाउट 60% के आसपास जो है वोटर टर्न अप है।
है ना। तो इस तरह से जो है इनका प्रेजेंटेशन जो है ना अच्छा खासा है, पॉजिटिव है, धीरे धीरे बढ़ा ही है। तो लोगों का इस प्रजातंत्र में विश्वास को यह रिफ्लेक्ट करता है कि जितने अधिक लोग इस इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल होते हैं तो हमारे प्रजातंत्र की जड़ें उतनी ही गहरी होती है। द रूट ऑफ द डेमोक्रेसी बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन मैक्सिमम पीपल पार्टिसिपेट्स इन पॉलिटिकल प्रोसेस, चाहे वो कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं या वोटर के रूप में वोट देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद जब हम आएंगे तो फिर एक दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे जिसमें हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।